हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर के जो अब लास्ट पेपर बचा है, जो हमारा 6 तारीख को पेपर होना था, वो अब दोस्तों 16 तारीख को होना तय हुआ है। तो दोस्तों, उसी के लिए हम आपके लिए आज ये टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, है क्या कि अब जो पेपर आ रहे हैं वो आपके आउट ऑफ सिलेबस भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के देखते हुए मैं आपको बुक से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और दोस्तों आपको मैं इसके जो भी मोस्ट पॉइंट हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के रूप में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला है कि आपकी जो बुक है वो है भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं इसकी चुनौतियाँ। ये आपका पेपर है और दोस्तों ये हमारी बुक है। ठीक है दोस्तों, हम इसके जान लेते हैं कि आखिर में हमारे सिलेबस में है क्या। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट यूनिट में हमारा वैदिक युग में शिक्षा, बौद्ध युग में शिक्षा और मध्यकालीन युग में शिक्षा प्रणाली। तो दोस्तों हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा सबसे पहला है जो वैदिक युग में शिक्षा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वैदिक काल का जो प्रारंभ है वो कब से कब तक का माना जाता है। तो दोस्तों ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो दोस्तों कितना, 2500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों हम जानते हैं आखिर में ये है क्या। तो दोस्तों, प्राचीन भारतीय शिक्षा या वैदिक कालीन शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है। वेदों के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय ज्ञान या विद्या की प्राप्ति है। क्या, इसका जो अभिप्राय है वो ज्ञान या विद्या की प्राप्ति है, अर्थात शिक्षा ज्ञान, आत्मा तथा ब्रह्म की खोज है। शिक्षा आत्मभूति, आत्मबोध, व्यक्तिगत तथा सार्वभौमिक रूप में दी जाती है, अतः वेदों को समस्त ज्ञान का कोष तथा मोक्ष का साधन माना जाता है। तो दोस्तों वैदिक युग में जो शिक्षा थी उसका जो मेन उद्देश्य था वो था मोक्ष की प्राप्ति, और दोस्तों यही आपका बौद्धकालीन शिक्षा में भी था। दोस्तों आखिर में अगला है हमारा, देखिए, सा विद्या सा विमुक्ति। क्या है इसका मतलब? वेद भारतीय जीवन दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। ये 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ठीक है दोस्तों, चारों वेदों में ऋग्वेद को ही आदि के रूप में, आदि वेद के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका मतलब है कि आदि का मतलब है कि ये पुराना वेद है। कौन सा? हमारा जो ऋग्वेद है। ऋग्वेद मुख्य रूप से ज्ञान खंड की व्याख्या करता है। इसमें रचनाओं द्वारा जिन विषयों का वर्णन मिलता है वह ज्ञान स्वरूप की ओर संकेत करती हैं। ठीक है, इसमें मनुष्य को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है। किसको? मनुष्य को। कितने आश्रमों में दोस्तों? 4 आश्रमों में। कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसे हम विद्यार्थी अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा गृहस्थ आश्रम, जिसे हम गृहस्थ जीवन कहते हैं। और अगला है हमारा वानप्रस्थ आश्रम, जिसे हम संसार में निर्लिप्त कहते हैं। दोस्तों इसका जो मतलब है संसार में निर्लिप्त रहकर पूजा पाठ में व्यस्त रहना, ये क्या है? हमारा वानप्रस्थ है। और अगला है संन्यास। संन्यास का मतलब है कि संसार छोड़कर तपोवन में रहना तथा ईश्वर उपासना में जीवन व्यतीत करना। इसी प्रकार सामाजिक कल्याण की भावना भरने के लिए 3 ऋणों, कौन कौन सी ऋण है दोस्तों? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण की अवधारणा में समाज में प्रचलित थी। कब? वैदिक कालीन शिक्षा में। इन तीनों ऋणों को चुकाना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना जाता था। इस प्रकार व्यक्ति समाज और अभ्यास में अनुशासित था। ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य था। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसमें व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या था। तो दोस्तों अंतिम लक्ष्य क्या था? ईश्वर की प्राप्ति या फिर मोक्ष प्राप्ति का ही जीवन का अंतिम लक्ष्य था। ठीक है, हमारा उस समय भारतीय चिंतन का आधार वेद तथा वेदांत थे। क्या थे भारतीय चिंतन का आधार? वेद या वेदांत। ठीक है, वेदों के अनुसार मनुष्य की आत्मा तथा ब्रह्म एक है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। यह सृष्टि जैसी दिखाई देती वैसी नहीं है। यह हमारा भ्रम है। हमारे सभी दुखों का, कष्टों का कारण अज्ञान है, जिसके कारण हम वास्तविक ब्रह्म को देख नहीं सकते। हम अनंत शक्ति के स्रोत हैं। शिक्षा एकमात्र लक्ष्य विद्यार्थी को अज्ञान से मुक्त करके उसे ज्ञान की प्राप्ति करवाना है, जिसे वह विद्या तथा अविद्या में विवेकपूर्ण भेद करके सत्य एवं मिथ्या का अंतर समझ सके और अपने में निहित अनंत ज्ञान तथा अनंत शक्ति को पहचान सके। अविद्या के दूर होने से
तो मुक्ति मिल जाती है, किंतु शिक्षा का कार्य छात्रों को विवेक तथा ज्ञान को तीव्र करना है, जिससे वे भावी जीवन में अज्ञान पूर्णतः विमुक्त हो सकें और अच्छा जीवन बिता सकें। शिक्षा मनुष्य की अविद्या से मुक्त का सद्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। प्राचीन काल में उपनयन के बाद प्रत्येक बालक को गुरुकुल, अब आगे देखते हैं। देखिए आपका प्रश्न यहां से भी बनेगा दोस्तों कि गुरुकुल में जाना पड़ता था किसके लिए? शिक्षा के लिए। किसमें? प्राचीन काल में उपनयन के बाद, तो उपनयन संस्कार होता था, उसके बाद शिक्षा के द्वार खोले गए थे। गुरुओं के आश्रम को गुरुकुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? गुरुकुल। गुरुकुल किसी सुंदर प्राकृतिक स्थान में किसी ग्राम के निकट होते थे ताकि छात्रों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक है दोस्तों, छात्रों को गांव में भिक्षा मांगने भी जाना पड़ता था। छात्र अपने गुरु के पास उसके परिवार सदस्य के रूप में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है दोस्तों, हमारा आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है कि डॉक्टर अल्तेकर साहब आखिर में क्या कह रहे हैं। देखिए, प्राचीन भारत में कक्षाएं प्राय बहुत छोटी होती थी। कैसी होती थी दोस्तों? छोटी होती थी और उनमें 15 से 20 छात्रों से अधिक नहीं होते थे। अतः शिक्षक द्वारा प्रत्येक छात्र के प्रति व्यक्तिगत ध्यान देना संभव था। आजकल क्या हो रहा है कि दोस्तों एक ही क्लास में 50-50 बच्चे बैठा देते हैं, तो दोस्तों इससे क्या है कि छात्रों पे जो शिक्षक है वो व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन उस समय क्या था कि कक्षाएं छोटी होती थी और 15 से 20 छात्र ही पढ़ते थे, तो उसमें प्रत्येक जो शिक्षक था वो व्यक्तिगत प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान देना उसमें संभव था। तो दोस्तों ये हमारे कौन कह रहे हैं? डॉक्टर अल्तेकर साहब कह रहे हैं। दोस्तों हमारा अगला है कि वैदिक कालीन शिक्षा का आखिर में पाठ्यक्रम क्या था। तो दोस्तों जान लेते हैं कि क्या पाठ्यक्रम था। वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम मानव जीवन की आवश्यकताओं तथा उपयोगिताओं आधारित है। कैसा है? मानव जीवन की आवश्यकताओं तथा उपयोगिताओं पर आधारित है। चारों वेदों की पाठ्यवस्तु को शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। इन के अनुसार भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की विद्याओं का समावेश किया जाता है। कैसी? भौतिक और आध्यात्मिक। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है दोस्तों कि ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? ये सबसे प्राचीन वेद है और इसमें मंत्रों के रूप में तत्कालीन ज्ञान, विचारधारा, सभ्यता तथा धर्म संबंधी ज्ञान इसमें हमें मिलता है। हमारा अगला है दोस्तों सामवेद। ये क्या है? ये संगीत के पाठ्यक्रम के समान है। ये क्या है? संगीत के पाठ्यक्रम के समान है। इसमें छंद तथा काव्य को समझना आवश्यक होता है। हमारा अगला है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? यह कर्मकांड की पाठ्यवस्तु से भरा हुआ है। क्या है? इसमें कर्मकांड दे रखे हैं। हमारा अगला है दोस्तों अर्थवेद। यह सबसे बाद का वेद है। कैसा? ये सबसे नया वेद है दोस्तों, जो सबसे विवाद का वेद है। अब जान लेते हैं कि इनके क्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि वैदिक कालीन जो शिक्षण था उसकी विधियां क्या थी। ठीक है, तो दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षण व्यवस्था में बालक को गुरु के पास रहना पड़ता था। ठीक है, वस्त्र, भोजन, अनुशासन तथा संयम आदि आदेशों का पालन करना बालक का प्रमुख कर्तव्य होता था। वेदों के अनुसार शिक्षण संबंधी निम्नलिखित विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं देखते हैं। मौखिक विधि, विवेचन विधि, प्रवचन विधि, चिंतन मनन ध्यान धारण विधि और व्यवहारिक विधि, शास्त्रार्थ विधि और स्वाध्याय विधि। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सिर्फ थोड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको अच्छे से देख लेना। अब जानते हैं कि आखिर में गुरुकुल शिक्षा जो प्रणाली थी उसमें था क्या। तो दोस्तों प्राचीन शिक्षा प्रणाली वर्तमान शिक्षा प्रणाली से सर्वदा भिन्न थी। कैसी थी? पूर्णतः अलग थी। उस समय शिक्षा का प्रचलन बहुत कम था। प्राय शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी। गुरुकुल रमणीय तथा सुरम्य वातावरण की गोद में स्थित थे। इनमें छात्र जीवन बहुत शांत, सरल तथा सदाचारपूर्ण होता था। प्राचीन शिक्षा में प्रकृति समस्त सभ्यता की स्रोत थी। क्या थी? प्रकृति। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना। आपसे पूछ लिया जाएगा कि
जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो दोस्तों वो शारीरिक भी था, मानसिक भी था, बौद्धिक भी था और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना था। गुरु अपने उपदेशों तथा उपदेशों द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन करता था। दोस्तों हमारा अगला है, देखिए कि उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं थी। तो दोस्तों ब्रह्मचर्य पालन द्वारा सात्विकता, इंद्रिय निग्रह तथा ब्रह्म की स्थिरता पर बल दिया जाता था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के कुछ मुख्य बिंदु भी थे। क्या थे दोस्तों? प्रवेश व्यवस्था, स्थिति तथा महत्व। आखिर में प्रवेश व्यवस्था कैसी थी इसको भी जान लेते, इससे भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। घर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत बालक गुरुकुल के प्रवेश के योग्य हो जाता था। शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। देखिए दोस्तों, शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। गुरुकुलों में प्रवेश के संबंध में निम्नलिखित उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? कि जो यह था, ब्राह्मण के जो पुत्र होते थे उन्हें जन्म से 8वें वर्ष, क्षत्रियों के पुत्र को जन्म से 11वें वर्ष गुरुकुल में पहुंचा दिया जाता था और इसे उपनयन संस्कार कहा जाता था। ठीक है, हमारा अगला है दोस्तों स्थिति तथा महत्व। ठीक है, उपनयन क्या होता था? उपनयन के समय गुरु बालक का नाम पूछता था और उपयुक्त समझकर उसे आश्रम में भर्ती कर लेता था। दैनिक कार्यक्रम दोस्तों क्या थे? छात्रों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नित्य कर्म से निवृत्त होकर आश्रमों के लिए कुछ जल समिधा लाना, आश्रम बहुराना, गाय धोना, ये सारे काम होते थे। अगला हमारा शिष्टाचार तथा नैतिक। हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था। शिक्षण व्यवस्था, आखिर में शिक्षण व्यवस्था कैसी थी? गुरुकुल की शिक्षण विधि प्राय मौखिक होती थी। कैसी होती थी दोस्तों? मौखिक। इसके अलावा निम्नलिखित शिक्षण विधियों का प्रचलन था: प्रश्नोत्तर, प्रवचन, व्याख्यान, विवेचन एवं कंठस्थीकरण। गुरुकुलों की मुख्य शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि थी। कैसी थी दोस्तों? मुख्य विधि प्रश्नोत्तर विधि थी। छात्र प्रश्न पूछते थे और गुरु उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे। आगे जान लेते हैं दोस्तों शिक्षण क्रम में क्या था? शुभ श्रवण, ग्रहण, धारण, तर्क वितर्क, अर्थ विज्ञान, मतलब अर्थ को समझना, और नेतृत्व ज्ञान। ठीक है, आगे जान लेते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम में क्या था। गुरुकुलों में आध्यात्मिक एवं लौकिक दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था थी। कैसी? आध्यात्मिक और लौकिक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि कैसी व्यवस्था थी, तो आध्यात्मिक और लौकिक पाठ्यक्रम था। तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वेदांग, शिक्षाकल्प, निरूपित, ज्योतिष, छंद और व्याकरण, दर्शन तथा नीति शास्त्र की शिक्षा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य थी। अब आगे आते हैं दोस्तों अवकाश। गुरुकुलों में अष्टमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, महावरणी, चंद्रवरण, सूर्य ग्रहण, संक्रांति, अधिक वर्षा, भूकंप, विशिष्ट पर्वोत्सव, राजा का अभिषेक, किसी विशिष्ट अतिथि का आगमन, सजा या किसी विशेष पुरुष का अवसाद और गुरु या अंतेवासी की मृत्यु आदि पर अवकाश होता था। हमारा अगला है दोस्तों अध्ययन काल क्या था। आखिर में छात्र जब गुरुकुल में रहते थे, जब तक वो छात्र तब तक गुरुकुल में रहते थे जब तक वे पूर्ण विद्या प्राप्त नहीं कर लेते थे। कौन कौन सी? गुरुकुल में सामान्य रूप से छात्र 24 वर्ष तक अध्ययन करते थे, क्योंकि मुख्य रूप से इस अवधि में 3 वर्णों के छात्र की विद्याएं पूर्ण हो जाती थी। कौन कौन सी? ब्राह्मणों को जीवन पर्यंत विद्याध्ययन की छूट थी। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ब्राह्मणों को जो शिक्षा थी वो कब तक ले सकती थी? दोस्तों जीवन पर्यंत। 12 से 48 वर्ष तक अध्ययन करने वाले छात्रों को क्रमशः वसु, रुद्र और आदित्य कहा जाता था। और अगला है दोस्तों शिक्षण सूत्र क्या थे? गुरुकुलों में शिक्षण सत्र का आरंभ श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाक्रम समारोह से होता था। कौन सा समारोह होता था दोस्तों? उपाकर्म होता था। और पौष मास की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जन समारोह के साथ
समाप्त होता था। कौन सा समारोह होता था उस समय? उत्सर्जन समारोह से समाप्त होता था और उपाकर्म से शुरू होता था। गुरु दक्षिणा में आखिर में गुरु दक्षिणा में क्या लेते थे? को गुरुकुलों में समावर्तन जो संस्कार होता था उसके अवसर पर गुरु दक्षिणा देने की परंपरा भी थी। प्रत्येक शिष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु को कुछ न कुछ देने का संकल्प करता था। यह गुरु दक्षिणा धन, गाय, अश्व, अन्न आदि के रूप में अथवा किसी कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा के रूप में दी जाती थी। कोच ने 60 करोड़ मुद्राएं अपने गुरु वर्तंतु को दक्षिणा में दी थी। दोस्तों ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोच ने 60 करोड़, कितनी? 60 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु वर्तंतु को शिक्षा दक्षिणा में दी थी। अगला है हमारा समावर्तन संस्कार। छात्र जब पूर्ण विद्या प्राप्त कर लेते थे तब उनका विदाई समारोह होता था, जिसे समावर्तन संस्कार कहते थे। ओके दोस्तों, हमारा अगला है दोस्तों परीक्षा विधि। आखिर में परीक्षा विधि क्या थी? गुरुकुलों में नित्य ही परीक्षा होती रहती थी। गुरु पठित पाठ को अगले दिन छात्रों से सुनने के उपरांत ही अगला पाठ पढ़ाते थे। ओके, गुरुकुल की व्यवस्था कैसी थी? तो गुरुकुल की समस्त व्यवस्था का दायित्व गुरु का था। किसका था? गुरु का था। गुरु निष्काम दान से भाव से गुरुकुलों का संचालन करते थे। हमारा अगला है दोस्तों कि दंड की व्यवस्था। गुरुकुलों में विनय एवं शील के समन्वय का भव्य एवं उदात्त वातावरण होने से दंड का कोई प्रश्न ही नहीं था। ओके, शिष्य गुरु संबंध कैसे थे? गुरुकुलों में शिष्य भी अपने गुरु को अपना मानस पिता मानते थे। ये देखिए दोस्तों, इसमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका। ये आपके जो इजी नोट्स हैं ऑब्जेक्टिव उसमें दे रखा है कि गुरुकुल में जो गुरु और शिष्य थे उनके बीच कैसा रिश्ता था? तो दोस्तों उनके बीच पिता का रिश्ता था, पिता और पुत्र का रिश्ता था। गुरुकुल में शिष्य अपने गुरु को अपना मानस पिता मानते थे। हमारा दोस्तों अगला है कि शिक्षण प्रणाली। तो दोस्तों गुरुकुल में शिक्षण प्रणाली का प्रचलन था। गुरु केवल सबसे ऊपर के वर्ग के छात्रों को और यह छात्र अपने से नीचे वर्ग के छात्रों को पढ़ाते थे। उन्हें पित्त आचार्य कहा जाता था। किसे? गुरु क्या कहा जाता था? पित्त आचार्य, मतलब पिता के समान आचार्य। वैदिककालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो दोस्तों ज्ञान तथा अनुभव पर बल। ठीक है, संस्कृत में कहा गया है कि ज्ञानं मनुजस्य तृतीय नेत्रम, अर्थात ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। हमारा अगला है दोस्तों चित्रवृत्तियों का निरोध। अगला हमारा चरित्र का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना। चरित्र के विकास में दोस्तों क्या कहा है? डॉक्टर वेदमित्र कहते हैं कि छात्रों के चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का अनिवार्य उद्देश्य माना जाता था। फिर है अध्यात्म तथा नैतिकता का विकास करना, सामाजिक कुशलता का विकास करना। अल्तिकर साहब कहते हैं कि सभी प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज का आर्थिक सदस्य बनाया जाता था। इसी के साथ में दोस्तों हमारा अगला है कि वैदिक कालीन शिक्षा की कुछ विशेषताएं भी थी। आखिर में क्या विशेषताएं थी? वैदिक काल में शिक्षा के लिए ज्ञान, विद्या, बोध और विनय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन काल में ग्रंथों में अशिक्षित मानव को विद्याविहीन पशु कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राचीन काल में अशिक्षित जो मानव थे उन्हें पशु के समान कहा गया है। शिक्षा को ज्ञान तथा प्रकाश का स्रोत माना है। प्राचीन काल में शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित थी। क्या थी? ज्ञान, शिक्षा ज्ञान है तथा वह मानव का तीसरा नेत्र है। ओके, अगला दोस्तों कि चारों वेदों के साथ ऋषि, ऋतु, स्मृति आदि ग्रंथों से नवीन ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य के मस्तिष्क के कपाट खुलते थे। ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं था। यहाँ कैसा? ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं था। कहाँ? वैदिककालीन शिक्षा में। हाँ, योग उपनिषद में श्वेत सेतु तथा कमल नयन को 12 वर्ष के उपरांत भी शिक्षा करने का अधिकारी मानते थे। ठीक है, हमारा दोस्तों अगला है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? वेदों के समय शिक्षा का समरूप आदर्शवादी था। कैसा था? आदर्शवादी। धार्मिकता, ईश्वर भक्ति, आध्यात्मिक चरित्र निर्माण, संस्कृत, राष्ट्र तथा समाज के विकास की अभिव्यक्ति विकास करने पर आशाजनक बल देती थी। अगला है हमारा ज्ञान तथा अनुभव पर बल, आध्यात्मिकता पर बल। चित्रवृत्तियों का विरोध, संस्कृत का संरक्षण, चरित्र तथा व्यक्तित्व का विकास और कर्तव्य पालन। अगला है दोस्तों
डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार देख लेते हैं क्या। डॉक्टर आर के मुखर्जी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य चित्रवृत्ति निरोध अर्थात मन के उन कार्यों का निषेध था जिनके कारण मनुष्य भौतिक जगत में उलझता था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, आखिर में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली क्या थी। वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। बालक माता पिता से दूर रहकर गुरु के घर पर ही शिक्षा प्राप्त करता था। इसमें वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में आरंभिक युग में शिक्षक प्रमुख था, लेकिन उत्तर काल में शिष्य प्रमुख हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखिए। वैदिक कालीन जो शिक्षा प्रणाली थी यह आरंभिक युग में शिक्षक प्रमुख थी। कैसी थी? शिक्षक, लेकिन उत्तर काल में ये शिष्य प्रमुख हो गई। जैसे आजकल की जो एजुकेशन है वो दोस्तों छात्र केंद्रित है। इस तरीके से निधिध्यासन श्रवण मनन शिक्षा की प्रक्रिया थी। गुरुकुल शिक्षा के केंद्र थे। गुरुकुलों में चित्रवान तथा योग्य व्यक्ति ही शिक्षा प्रदान करते थे। इन गुरुकुलों में छात्र 12 वर्ष तक विद्या अध्ययन करता था। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। अब जान लेते हैं कि इसमें होता क्या। तो दोस्तों एक होता था उपाधियां दी जाती थी उस समय। जो गुरुकुल के अतिरिक्त अन्य शिक्षा संस्थाओं का प्रचलन था, ये संस्थाएं निम्नलिखित क्या क्या थी देख लेते हैं कि चरण, इसमें एक शिक्षक एक वेद की शिक्षा प्रदान करता था। जो चरण होते थे उसमें क्या होता था कि एक शिक्षक एक वेद की शिक्षा प्रदान करता था। घटिका जो थी उसमें धर्म व दर्शन की उच्च शिक्षा कई शिक्षक देते थे। किसकी? धर्म और दर्शन की। हमारा अगला है दोस्तों टोल, इसमें एक ही शिक्षक केवल संस्कृत भाषा की शिक्षा प्रदान करता था। और अगला हमारा परिषद, लगभग 10 शिक्षकों की एक परिषद होती थी जो विषयों की शिक्षा प्रदान करती थी। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों इसी में चतुष्पथी। इसमें क्या है? इसमें एक ही शिक्षक दर्शन पुराण विधि तथा व्याकरण की शिक्षा देता था। इसे ब्राह्मणीय विद्यालय भी कहा जाता था। विशेष विद्यालय, विशेष विषय, विशेष चिकित्सा, विद्वान, कृषि, वाणिज्य तथा सैन्य शिक्षा की व्यवस्था के लिए विशेष विद्यालय होते थे। उपनयन संस्कार की बात करते हैं तो उपनयन का अर्थ होता है पास ले जाना। क्या होता है उपनयन का अर्थ? पास ले जाना। उपनयन संस्कार के बाद भी बालक को शिक्षा अर्जित करने के लिए गुरु के पास ले जाया जाता था। उपनयन संस्कार की आयु ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य आदि वर्णों के अनुसार बढ़ थी। तो क्या थी? ब्राह्मण के लिए 8, क्षत्रिय के लिए 11 और वैश्य के लिए 12 वर्ष थी। उपनयन संस्कार में शिक्षा का आरंभ होता था। यह संस्कार शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करने का सूचक है। ठीक है। हमारा अगला है दोस्तों गुरु सेवा, ब्रह्मचर्य, व्यवहारिकता, भिक्षावृत्ति, व्यक्ति के लिए शिक्षा। अवधि क्या थी दोस्तों देख लेते हैं। गुरुकुल में शिक्षा की जो अवधि थी वो 24 वर्ष की आयु तक होती थी। कौन कौन सी? 24वें वर्ष, 25वें वर्ष में शिष्य को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ता था। उस समय विद्यार्थी को 3 श्रेणियां थी। 24 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को वसु, 36 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को रुद्र, 48 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को आदित्य कहा जाता था। ठीक है। और देख लेते इसमें कोई मोस्ट पॉइंट तो नहीं है दोस्तों। इसमें यहाँ तक तो मोस्ट पॉइंट अब कोई नहीं है। औद्योगिक शिक्षा, नारी शिक्षा, शैक्षिक उपलब्धियां, वैदिक शिक्षा युग के गुण, निःशुल्क शिक्षा होती थी। इसमें शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य। वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य अति व्यापक थे। कैसे उद्देश्य थे? अति व्यापक। ठीक है। शिक्षा का पाठचर्या, विशिष्टीकरण, उत्तम शिक्षण विधियों का विकास, गुरु एवं शिष्यों का अनुशासित जीवन, गुरुकुल का उत्तम पर्यावरण तथा संसार। शिक्षा के कुछ दोष भी थे दोस्तों। शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं। वैदिक युग में क्या था दोस्तों? शिक्षा की जो व्यवस्था करना था वो राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था व्यक्तिगत नियंत्रण में थी। उस समय शिक्षा पर गुरुओं का पूर्ण अधिकार था। किसका था? गुरुओं का। फलस्वरूप शिक्षा का कोई शर्मानुस्वरूप विकसित नहीं हो सका। जन शिक्षा का संप्रत्यत विकसित नहीं हो सका तथा स्त्री शिक्षा की उचित व्यवस्था
नहीं हो सकी। वर्तमान परिस्थिति में किसी भी देश में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व है। हमारे देश भारत में वर्तमान में सबके लिए समान शिक्षा का नारा दिया जाता है। अव्यवस्थित पाठचर्या, रटने पर अधिक बल देना, उस समय रटने पर अधिक बल दिया जाता था। आय के अनिश्चित स्रोत तथा भिक्षाटन, शिक्षा की अमनोवैज्ञानिक संरचना, जन शिक्षा का अभाव, कठोर अनुशासन, स्त्री शिक्षा की उचित व्यवस्था का अभाव। देखिए दोस्तों, वैदिक युग में स्त्रियों को किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो वैदिक युग में कौन कौन शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था? एक तो स्त्रियां और शूद्र। फिर भी उस काल में स्त्रियों ने अलग अलग क्षेत्रों में विशेष ज्ञान तथा कौशल की प्राप्ति की थी, परंतु इनकी संख्या कम थी। उस काल में स्त्रियों के लिए अलग से गुरुकुल नहीं होते थे तथा जिन गुरुकुलों में कन्याएं प्रवेश ले सकती थी उनमें भी केवल गुरुओं, राजा महाराजाओं की कन्या ही प्रवेश ले पाती थी। स्पष्ट है कि उस समय स्त्री शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं थी। आधुनिक समय में संसार के किसी भी देश में स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था और स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये था फर्स्ट चैप्टर। तो दोस्तों, इसमें जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों,